बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सुप्रीम कोर्ट की अपील के बाद आज एम्स और राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने हड़ताल वापस ले ली है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से पश्चिम बंगाल सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने पूछा कि एफआईआर दर्ज करने में 14 घंटे की देरी क्यों हुई। कोर्ट ने सियालदा के एसीजेएम से कल शाम 5 बजे तक रिपोर्ट भी मांगी है। डिटेल्स लेते हैं असीम मनचंदा से। असीम, बताएं, जिस तरह से हम अपने दर्शकों को बता रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से डॉक्टर्स को कहा है कि वो काम पर वापस लौटे, और एक अच्छी बात यह भी है कि अब एम्स और आरएमएल के डॉक्टर्स ने हड़ताल वापस ले ली है। सुप्रीम कोर्ट में और क्या कुछ हुआ आज? जिस नेपाली सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई कर रहा है, कोलकाता रेप मर्डर केस की सुनवाई कर रहा है। पिछली बार इन्होंने सीबीआई और कोलकाता पुलिस से रिपोर्ट मांगी थी। आज वो सीबीआई और कोलकाता पुलिस ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी। सीबीआई ने कहा कि घटनास्थल से काफी छेड़छाड़ की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता पुलिस को काफी फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को भी फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि जब ये घटना सुबह 5 बजे हुई थी तो रात को 11:30 बजे एफआईआर दर्ज क्यों की गई, एफआईआर दर्ज करने में 14 घंटे की देरी क्यों हुई, क्यों नहीं कॉलेज के प्रिंसिपल ने सामने आकर के एफआईआर दर्ज कराई, क्या वो किसी को बचाने की कोशिश कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि हो सकता है कि जिस तरह से बताया गया था कि इस पूरे मामले में पहले इसको अप्राकृतिक डेथ बताया गया था, तो कहीं ना कहीं इस मामले को लीपापोती करने की कोशिश की जा रही थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो हड़ताली डॉक्टर्स हैं उन्होंने अपना पक्ष रखा। उनका कहना था कि जो राज्य सरकारें हैं उनको परेशान कर रही है, तो सुप्रीम कोर्ट ने उनसे अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप अपनी हड़ताल खत्म कर देते हैं और वापस हड़ताल से अपने काम पर लौट जाते हैं तो हम आपको आश्वासन देते हैं कि आपके ऊपर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट की जो उनको निर्देश दिए थे या उनको सलाह दी थी, उनको डब डॉक्टर्स ने मान लिया और वापस काम पर लौट गए। उन्होंने अपनी हड़ताल खत्म कर दी है और अब सुप्रीम कोर्ट 5 सितंबर को इस पूरे मामले की सुनवाई दोबारा से करेगा। शुक्रिया असीम इस पूरी जानकारी के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट की अपील के बाद अब डॉक्टर्स ने अपनी हड़ताल वापस ले ली है। जाहिर तौर पर एक राहत भरी खबर है, खास तौर पर मरीजों के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं आयुष्मान भारत योजना की, जिसका दायरा बढ़ाने पर अब विचार किया जा रहा है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक आयुष्मान भारत योजना के तहत बीमा कवर का दायरा 5 लाख रुपए से बढ़कर 10 लाख रुपए तक किया जा सकता है। अगले 5 साल में लाभार्थियों की संख्या को भी 55 करोड़ से बढ़ाकर 100 करोड़ करने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही जानकारी ये भी मिल रही है कि इस बड़ी योजना के तहत महिलाओं को विशेष या फिर गंभीर स्थिति में बीमा कवर 15 लाख रुपए तक दिया जा सकता है। इसके अलावा निजी हॉस्पिटल में आयुष्मान योजना के लिए बेड की संख्या भी बढ़ाने का लक्ष्य है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां बदलापुर में 2 बच्चियों के यौन शोषण मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए आज सुनवाई की। कोर्ट ने स्कूल और पुलिस के कामकाज पर सवाल खड़े किए हैं। कोर्ट ने कहा कि एफआईआर दर्ज करने और बयान लेने में देरी क्यों की गई। बदलापुर पुलिस ने दूसरी बच्ची का धारा 164 के तहत बयान बहुत देर से दर्ज किया, ये बात का भी उन्होंने यहां पर जिक्र किया और ये भी कहा कि जब तक जन आक्रोश नहीं पनपता तब तक कार्रवाई क्यों नहीं होती। अगर स्कूल सेफ नहीं है तो राइट टू एजुकेशन जैसी बात कैसे की जा सकती है। कोर्ट ने विक्टिम और उनके परिवार की काउंसलिंग का भी निर्देश दिया। राज्य सरकार की तरफ से कोर्ट को जानकारी दी गई कि जांच की शुरुआत बदलापुर पुलिस ने की थी, लेकिन अब केस एसआईटी को सौंप दिया गया है। कोर्ट ने सरकार से इस मामले पर उठाए गए कदमों की जानकारी भी मांगी है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलकर लड़ेंगी। दोनों में गठबंधन तय हो गया है। राहुल खड़गे और फारूक अब्दुल्ला के साथ हुई मुलाकात में ये सहमति बन गई है। इसके बाद फारूक अब्दुल्ला ने ऐलान किया कि सभी सीटों पर गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ेगा। राहुल गांधी ने कहा कि जम्मू कश्मीर का प्रतिनिधित्व जरूरी है और सम्मान के साथ गठबंधन सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। बहुत अच्छी मुलाकात हुई, बहुत कॉर्डियल एटमॉस्फेयर में मुलाकात हुई और जो अलायंस है वो ऑन ट्रैक है और इंशाअल्लाह ये बिल्कुल अच्छी तरह से अलायंस चलेगी। सीट्स का क्या हुआ है अरेंजमेंट? सीट्स का भी बहुत अच्छा अरेंजमेंट फाइनल हुआ अलायंस आपने? जी हाँ, फाइनल हो गया है। आज शाम को उस पर दस्तखत हो जाएंगे और ये सब
आपके सामने आ जाएंगे। सर ये पूरे 90 सीट्स पे ये अलायंस, पूरे 90 सीट्स 90 सीट्स पे अलायंस। चलिए अब आपको बताते हैं आज के आवाज अड्डा के टॉपिक के बारे में। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इसके लिए आरएसएस ने योगी के साथ एक समन्वय बैठक की है। योगी को लेकर क्या है बीजेपी और आरएसएस की इनसाइड स्टोरी, आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। दिल्ली पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। दिल्ली को दहलाने की साजिश को दिल्ली पुलिस ने नाकाम कर दिया है। अलकायदा से प्रेरित एक आतंकवादी ग्रुप दिल्ली को दहलाने की साजिश रच रहा था, लेकिन दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इसका भांडाफोड़ कर दिया। झारखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ मिलकर एक अलकायदा से प्रेरित आतंकवादी मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया गया है। इस मॉड्यूल को रांची का इश्तियाक लीड कर रहा था। स्पेशल सेल ने अब तक राजस्थान के भिवाड़ी से 6 व्यक्तियों को हिरासत में लिया है जो हथियार चलाने का प्रशिक्षण ले रहे थे। पुलिस की टीम ने झारखंड और उत्तर प्रदेश से कुल 8 संदिग्धों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। कई स्थानों से हथियार, गोला बारूद और आतंकवादी साहित्य भी जब्त किए गए हैं। अब बात करते हैं बाजार की। वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में कंसोलिडेशन देखने को मिला। सेंसेक्स निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 148 पॉइंट चढ़कर 81,053 पर और निफ्टी 41 पॉइंट चढ़कर 24,812 पर बंद हुआ। वहीं मिड कैप इंडेक्स लगातार 5वें दिन बढ़त पर बंद हुआ। आज के बाजार में सबसे ज्यादा तेजी मेटल, निफ्टी बैंक, एफएमसीजी इंडेक्स में रही तो एनर्जी, पीएससी, तेल गैस शेयरों पर दबाव देखने को मिला। फार्मा, आईटी, ऑटो इंडेक्स में हल्की गिरावट देखने को मिली। बाजार का माइक्रो सेटअप अच्छा है, लेकिन अभी बाजार पर न्यूट्रल नजरिया है, यह कहना है कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर एनसीआईओ गुरमीत चड्ढा का। इसी के साथ गुरमीत चड्ढा ने गोल्ड में एक्सपोजर बढ़ाने की सलाह दी है। बॉन्ड भी खरीदा होता 10 ईयर का तो उसने भी डबल डिजिट रिटर्न बनाया है पिछले 6 महीने में, तो गोल्ड ने अच्छा किया। तो हम थोड़ा सा पोर्टफोलियो को कहते हैं रिस्क मैनेज कर रहे हैं थोड़ा सा, कि कहीं अगर कोई जियोपॉलिटिकल इवेंट आता है या, क्योंकि जो सबसे बड़ी रिस्क होती है वो टेबल पे नहीं होती। अभी जो सारी रिस्क है वो सब टेबल पे है, और बड़ा करेक्शन वही रिस्क क्रिएट करता है जो टेबल पे नहीं होता है। तो उसके लिए हमने थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन किया है, जिसमें हमने बॉन्ड्स लिया है, थोड़ा गोल्ड लिया है, म्यूचुअल फंड साइट्स में हम थोड़े से मल्टी एसेट फंड्स कर रहे हैं। बट हम इक्विटी को लेके बेरिश नहीं है। हमने थोड़ा सा रोटेशन जरूर किया है स्मॉल मिड कैप्स में, थोड़ा सा लार्ज कैप की तरफ, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग जरूर किया है डिफेंस नेम्स में जहां बहुत पैसा बना है। बट हम बेरिश नहीं है इक्विटी को लेकर। एसजीवीज काफी क्लाइंट्स को रिकमेंड किए क्योंकि टैक्स एफिशिएंट थे, आपको इंटरेस्ट भी मिलता है अदर देन द गोल्ड प्ले। सिंपल गोल्ड ईटीएफ्स लिए जहां टैक्टिकल कॉल था, और जैसा आपने बोला टाइटन वगैरह कुछ हमारे पोर्टफोलियो में, जब टाइटन 3000 के आसपास था थोड़ा करेक्शन मिला तो हमने ऐड किया है। सेनको गोल्ड मेरे हिसाब से लैब डायमंड की स्टोरी ज्यादा है रादर देन द अंडरलाइंग इन टर्म्स ऑफ द ब्रॉडर ड्राइवर ऑफ द मार्केट। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल पे नहीं है सेनको में, तो पर गोल्ड बेस्ड एनबीएफसीज को लेकर हमारा व्यू अभी थोड़ा पॉजिटिव नहीं है। बाजार नए शिखर की तैयारी कर रहा है। 25,000 के सफर में निफ्टी में कई कंपनियों ने शानदार रिटर्न दिए तो कुछ कंपनियों ने निराश भी किया। बीते एक दशक में निफ्टी के अंडर परफॉर्मर शेयरों का आंकड़ा काफी दिलचस्प है, जिसके बारे में बता रहे हैं मेरे सहयोगी सुमित मेहरोत्रा। तो पिछले 10 सालों में जहां निफ्टी की तरफ से तो एक अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली है, बाजार अपने नए हाई पे हाई बना रहा है, लेकिन कई सारे दिग्गज ऐसे हैं जहां से रिटर्न आता हुआ नहीं दिखाई पड़ा है। बीते 10 साल में निफ्टी का एक औसत सालाना रिटर्न यानी CAGR करीब 12.5% के आसपास देखने को मिली है, और करीब 15 कंपनियों में यानी कि निफ्टी 50 की रफली 30% कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने अभी भी निफ्टी 50 को अंडर परफॉर्म किया है। और इंटरेस्टिंग नाम है उसमें, जैसे टाटा मोटर्स, डिस्पाइट ये स्टॉक बढ़िया तेजी दिखा कर गया लेकिन उसके बावजूद भी निफ्टी को अंडर परफॉर्म करके गया, और ITC जैसा दिग्गज जिसने भी निफ्टी को अंडर परफॉर्म किया है। लेकिन सबका जहां लगता था कि HDFC बैंक की तरफ से अंडर परफॉर्मेंस होगी, इसने निफ्टी को आउट परफॉर्म किया, और साथ साथ HUL जो इतने समय से नहीं चला उसके बावजूद भी इसने निफ्टी को आउट परफॉर्म किया है। कुछ नाम
जहां पे अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिली उसमें ONGC 1.5% की सालाना ग्रोथ देखने को मिली है बीते 10 सालों में। कोल इंडिया डिविडेंड जरूर दिया इस कंपनी ने, लेकिन फिर भी 4% के आसपास की CAGR यहां पर रही बीते 10 सालों में। सन फार्मा 7% की CAGR से ग्रोथ करता हुआ दिखाई पड़ा। हीरो मोटोकॉर्प 7.5% की CAGR रही। टाटा मोटर करीब 8% के आसपास की CAGR से ग्रोथ देखने को मिली, जबकि निफ्टी का 12.5% का CAGR है। ITC 8% के आसपास की CAGR यहां देखने को मिली। इंडसइंड बैंक 9% की सालाना दर से इसने भी ग्रोथ दिखाई। डॉक्टर रेड्डी डिस्पाइट ये शेयर अपने ऑल टाइम हाई पर है, फिर भी 9.5% की CAGR यहां देखने को मिली और इसने भी निफ्टी को अंडर परफॉर्म किया। विप्रो करीब 10% की CAGR से ग्रो किया और टेक महिंद्रा ये भी अपने नए हाईस पर है, लेकिन फिर भी निफ्टी के सालाना रिटर्न से कम रिटर्न यहां पर भी आता हुआ दिखाई पड़ा। चलिए एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। अदानी ग्रुप कर्ज घटाने की तैयारी कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक हिस्सा घटाकर ग्रुप की योजना कर्ज कम करने की है। ज्यादा डिटेल्स के लिए जुड़ते हैं यतिन मोहता से। तो यतिन बताएं, अदानी ग्रुप का कर्ज घटाने का प्लान क्या है? सूत्रों की जानकारी के हिसाब से अदानी ग्रुप के प्रमोटर्स अपना हिस्सा अंबुजा सीमेंट और अदानी पावर में लगभग 5% तक कम कर सकते हैं और ब्लॉक डील या ऑफर फॉर सेल के जरिए ये ट्रांजैक्शन होने की गुंजाइश है। ऐसा बैंकर्स जो ये ट्रांजैक्शन पे अदानी ग्रुप को एडवाइस कर रहे हैं, हमको जानकारी दे रहे हैं। ऑब्वियसली जो स्टेक सेल है अंबुजा सीमेंट में ब्लॉक डील से हो सकता है, ये भी सूत्र हमको बता रहे हैं। और कुल मिला के 15 से 20 हज़ार करोड़ रुपए ग्रुप के प्रमोटर एंटिटीज में रेस करने की जो कवायद है इसको डेट कम करने में यूज किया जाएगा। ऑब्वियसली जो कर्ज है प्रमोटर एंटिटीज ने लिया हुआ है अंबुजा सीमेंट के एक्विजिशन के टाइम, शायद वो कर्ज लगभग 15 से 20 हज़ार करोड़ कम करने की योजना है। और सूत्र हमको ये भी जानकारी दे रहे हैं कि अंबुजा सीमेंट में ब्लॉक डील और अदानी पावर में OFS के जरिए ये ट्रांजैक्शन आपको होते हुए दिखाई दे सकते हैं। करंट मार्केट प्राइसेस के हिसाब से आप गणित करें तो 15 से 20 हज़ार करोड़ तक का स्टेक सेल यहाँ हो सकता है। अदानी ग्रुप की हालांकि कोई प्रकार की टिप्पणी इस पर्टिकुलर स्टोरी पे अभी तक नहीं आई है। जोमेटो और 197 कम्युनिकेशन में बड़ी डील हुई है। जोमेटो पेटीएम का एंटरटेनमेंट टिकटिंग बिजनेस 2048 करोड़ रुपए में खरीदेगा। डिटेल्स बता रहे हैं यतिन मोहता। न्यू एज कंपनीज जोमेटो और पेटीएम दोनों ही शेयर्स फोकस में है। 197 यानी कि पेटीएम अपना एक टिकटिंग कारोबार जोमेटो को बेचने वाली है और ये स्लम्प सेल के जरिए एंटरटेनमेंट टिकटिंग बिजनेस जो है ये बेचने की जो बोर्ड अप्रूवल आई है यस्टरडे, उसके बाद दोनों ही शेयर्स फोकस में है। अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो स्लम्प सेल के जरिए पेटीएम लगभग 2048 करोड़ के आसपास के वैल्यू पे जोमेटो को अपना ये कारोबार बेचेगी। स्लम्प सेल के जरिए ये कारोबार होगा जिसका रेवेन्यू लगभग 300 करोड़ रुपए के आसपास माना जाता है। 2 कंपनी की सब्सिडीज इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन का हिस्सा होंगी और अगर हम स्पेसिफिकली EV एबिटा वैल्यूएशन की बात करें तो लगभग 7 के मल्टीपल पे ये सौदा आपको होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 197 की बात करें तो पेटीएम का बयान ये आया है कि कोर बिजनेस पे इस पर्टिकुलर स्लम्प सेल के बाद फोकस करने की और विंडो मिलेगी, कैश पोजीशंस बेहतर होंगी। और अगर हम जोमेटो की बात करें तो उनको लगता है कि जो B2C कारोबार है इसको इस टिकटिंग बिजनेस से बहुत ज़्यादा फायदा होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। गोइंग आउट बिजनेस जो जोमेटो का है यहाँ आपको फोकस आता हुआ दिखाई पड़ेगा। कंपनी ऑब्वियसली 3 सेगमेंट्स में ऑपरेट करती है जो कि क्विक कॉमर्स है, फूड डिलीवरी है और ये तीसरा बड़ा बिजनेस गोइंग आउट जोमेटो डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। इस पर्टिकुलर एक्विजिशन के बाद जोमेटो की कैश पोजीशन भी काफ़ी हेल्दी है और टारगेटेड जो कन्वीनियंस फी है 1500 करोड़ से ज़्यादा की आपको आती हुई नज़र पड़ सकती है जोमेटो को फ्यूचर में, क्योंकि कन्वीनियंस फी एक बड़ा रेवेन्यू मॉडल आपको टिकटिंग कारोबार के हिस्से में दिखाई पड़ता है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो जोमेटो और 197 यानी कि पेटीएम दोनों के लिए ये ट्रांजैक्शन विन विन सिचुएशन तरीके से दिखाई पड़ रहा है। जीएसटी स्लैब में फिलहाल बदलाव या कमी होने की संभावना नहीं है क्योंकि जीएसटी स्लैब और रेट रैशनलाइजेशन को लेकर गठित ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बदलाव के पक्ष में नहीं है। हालांकि जीओएम के कन्वीनर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बैठक के बाद कहा कि हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर जीएसटी कटौती को लेकर विचार चल रहा है। हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस पे जीएसटी कम करने की उस पर अभी विचार किया जा रहा है। अभी कोई उस पर डिसीजंस नहीं लिए। तो चलिए फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरें अभी और भी हैं। आप देखते रहिए आवाज समाचार।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोलैंड दौरे की। 2 दिन के पोलैंड दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और शाम को यूक्रेन रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोलैंड में आधिकारिक स्वागत हुआ। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क के साथ बैठक हुई। पोलैंड के प्रधानमंत्री की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए दोपहर के भोजन का भी आयोजन किया गया। पोलैंड के प्रधानमंत्री के साथ एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के रिश्तों को स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में बदला जाएगा। प्रधानमंत्री ने पोलैंड की कंपनियों को मेक इन इंडिया में शामिल होने का न्योता दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि क्लीन एनर्जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों की निजी कंपनियों के बीच सहयोग बढ़ना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद विश्व के लिए बड़ी चुनौती है। ऐसे में मानवता में विश्वास रखने वाले देश भारत और पोलैंड का ज्यादा से ज्यादा सहयोग जरूरी है। भारत और पोलैंड अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी करीबी तालमेल के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हम दोनों सहमत हैं कि वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में रिफॉर्म वर्तमान समय की मांग है। आतंकवाद हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है। मानवता में विश्वास रखने वाले भारत और पोलैंड जैसे देश ऐसे और अधिक सहयोग आवश्यक है। आपको बता दें, इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पोलैंड से दुनिया में अमन का संदेश दिया था। उन्होंने कहा था कि यह युद्ध का युग नहीं है। भारत बुद्ध की विरासत वाली धरती है और जब बुद्ध की बात आती है तो जो युद्ध नहीं, शांति पर विश्वास करती है। का मत एकदम साफ है। ये युद्ध का युग नहीं है। ये उन चुनौतियों से निपटने के लिए एकजुट होने का समय है जिनसे मानवता को सबसे बड़े खतरे हैं। राजधानी में ओला, उबर और रैपिडो के खिलाफ टैक्सी ड्राइवर्स की हड़ताल जारी है। टैक्सी ड्राइवरों ने 2 दिन का चक्का जाम किया है। ड्राइवरों ने ऐप बेस्ड टैक्सी कंपनियों पर शोषण का आरोप लगाया है। इसके साथ ही दिल्ली और केंद्र सरकार से दखल देने की मांग भी की है। हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी ने टैक्सी ड्राइवरों से बात की है, देखिए। हमारे साथ जो ड्राइवर्स एसोसिएशन है उनके लोग मौजूद हैं। आज का जो स्ट्राइक रहा, क्या आप लोगों की मांग थी और क्या किस तरह का आप लोगों का आंदोलन रहा आज का? देखिए, हमने 2 दिन का चक्का जाम का और स्ट्राइक का कॉल किया था। हमारी प्रमुख सबसे पहली मांग इस समय ये थी कि एक तो व्यवसाय हमारा पहले ही बहुत कमजोर था, 60 से 70% तो हमारा वैसे ही डाउन था। उसके बाद ये ओला, उबर, रैपिडो जैसी कंपनियों में जो ये मोटर बाइक और ये स्कूटी वगैरह तो चलने लगी, इससे कम से कम मान लीजिए 50-60% और जो है हमारा व्यवसाय चला गया। दूसरा हमारा मांग यही है कि जो एग्रीगेटर कंपनियां हैं ये या तो किराया निर्धारित कर ले या सरकार इनको अपने अंडर में ले ले। देखिए, दिल्ली सरकार द्वारा जो निर्धारित किराया है वो 23 रुपए पर किलोमीटर है, लेकिन ये जो ऐप बेस्ड कंपनियां हैं, जब ये आई थी 2012-13 में, तब ये 23 रुपए देती थी, लेकिन आज घटाकर अपना कमीशन बढ़ाकर कमीशन 30 से 50% कर दिया। और जितना ड्राइवर समाज है, मुझे नहीं लगता कि किसी को 8-9 रुपए से ज्यादा पर किलोमीटर मिलता होगा। ये जानना चाहते हैं कि ये विदेशी कंपनियां चाहती क्या है और ये सरकारें क्या कानों में रुई दे के सोई हुई है? क्या चंदे के धंधे पे ये सारा खेल हो रहा है? मैं कहना चाहता हूँ कि ये इन कंपनियों के माध्यम से कि हम कंपनियों के चालकों को विधवा मजदूर नहीं बनने देंगे इनका, और जो चंदे का धंधे का खेल चल रहा है सरकारी से खत्म करे। किराया दे रहे हैं, मतलब
हर कितने दिनों से हम हड़ताल कर रहे हैं, इन्होंने किराया बिल्कुल नहीं बढ़ाया और जो दे रहे हैं वो बहुत कम दे रहे हैं। और दूसरी टैक्सी आई है रैपिडो, इन ड्राइव और ये जो प्राइवेट कार्स, ये बंद होनी चाहिए। सीएनजी के रेट बढ़ गए, महंगाई बढ़ गई, कुछ नहीं बढ़ा, तो हमारा किराया बढ़ाने की बजाय इन्होंने और घटा दे दिया है। मैं भी कैब ही चलाती हूँ और 6 साल से चला रही हूँ। यहाँ पर महिला ड्राइवर्स भी हैं जो टैक्सी चलाती हैं, उनका भी यही आरोप है कि 12-13 घंटे टैक्सी चलाने के बावजूद भी उनके पास कोई कमाई नहीं होती। उनका कह सकते हैं घर चलाना काफी मुश्किल हो रहा है और साथ ही साथ शोषण लगातार जो ऐप बेस्ड कंपनियां हैं वो कर रही हैं। लिहाजा सरकार से उनकी यही अपील है कि उनको इससे निजात दिलाई जाए और इन पर कंट्रोल किया जाए और सरकारी ऐप के जरिए ये तमाम जो भी ऑपरेशन है टैक्सी का उसको किया जाए, तब जाकर वो अपनी बात मानेंगे। इसी वजह से आज इनका धरना प्रदर्शन 2 दिनों के लिए चल रहा है। कैमरामैन अखिलेश वर्मा के साथ आलोक प्रियदर्शी, CNBC आवाज दिल्ली। टोल प्लाजा पर लंबी लाइन होने पर फ्री एंट्री अब नहीं मिलेगी। दरअसल NHAI ने अपने नियम को वापस ले लिया है। इससे पहले किसी टोल पर 100 मीटर से ज्यादा लंबी लाइन होने पर मुफ्त में एंट्री दी जाती थी। प्रत्येक गाड़ी के लिए 10 सेकंड की समय सीमा तय की गई थी। यह नियम सिर्फ नए डिजाइन के टोल प्लाजा पर ही था और कुछ समय के लिए ही था, मगर लोग बाकी टोल प्लाजा पर भी इसकी उम्मीद कर रहे थे और जनता में भ्रम की स्थिति पैदा न हो, इसलिए इस नियम को वापस लिया गया है। आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली में एक फार्मा फैक्ट्री में बड़ा हादसा हुआ है। इस हादसे में 17 लोगों की मौत हो गई है, 36 लोग घायल हैं। दरअसल फार्मा कंपनी में सॉल्वेंट ऑयल पहली मंजिल से दूसरी मंजिल पर पंप किया जा रहा था, तभी लीकेज हुआ और आग लग गई। इससे 500 किलो लीटर के कैपेसिटर रिएक्टर में ब्लास्ट हुआ। फिलहाल घायलों का NTR अस्पताल में इलाज जारी है। CM चंद्रबाबू नायडू ने हाई लेवल जांच और सख्त कार्रवाई की बात की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी घटना पर दुख जताया है। सरकार ने मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए देने की घोषणा की है। चलिए अब आपको बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। हेल्थ को लेकर सतर्क होना अच्छी बात है, लेकिन क्या हेल्दी डाइट का जुनून होना सही है? इस पर करेंगे एक बड़ी चर्चा शाम 5:57 पर। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।